हेलो बच्चों, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पहले हमने आपको अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ाया हुआ था। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह निकालने में, साइंटिफिक नोटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। जो भी दिक्कत आए आप हमसे पूछा करिए। जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिख के पूछा, कुछ ने मैसेज करके पूछा। तो आपको भी कोई दिक्कत आए तो आप बात करते रहिए, हमसे पूछते रहिए, ठीक है ना। उससे आपको कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आएगा, अच्छा कर पाओगे आप, ठीक है। तो अभी आवाज़ देखो अच्छी आ रही होगी क्योंकि अब माइक भी आ गया है, तो पढ़ाना भी उतना आसान हो गया हमारे लिए। तो अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। क्या है हमारा अगला टॉपिक? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। इसमें 5 लॉज पढ़ने हैं। ये क्या करते हैं, किसको गवर्न करते हैं? आपने पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एलिमेंट से कंपाउंड बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास टोटल 5 लॉज हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्या है इसमें? ये टोटल 5 के देखिए नेम हमने लिखे हैं, किस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, उनके नेम भी लिखे हुए हैं। तो सब ऐसे पहले कॉपी में नोट कर लोगे आप। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप जानते हो कि कंजर्व मतलब समझते हो ना? कंजर्व मतलब होता है कि मास यहाँ पे कंजर्व रहेगा, मतलब मास सुरक्षित रहेगा। अभी हम आपको केमिकल रिएक्शन में दिखाऊंगा कि मास कैसे कंजर्व रहता है। फिर देखिए सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मतलब समझते हो फिक्स होना, प्रोपोर्शन मतलब क्या? रेशियो। किसका रेशियो? मास का रेशियो। तो इसका पूरा नाम अगर लिखूं तो लिखा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या लिखते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के वेट का रेशियो या मास का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। देखो न्यूमेरिकली वेट और मास एक ही होता है, बट उसको अगर हम न्यूमेरिकल वे में तो एक ही है, बट उसको साइंटिफिकली अगर डिफाइन करते हैं तो पढ़ा है आपने कि मास और वेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम चाहे मास बोले चाहे वेट बोले, सब एक ही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखेंगे कि जो एलिमेंट्स जो रिएक्शन में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उनके उनके रेशियो, उनके कॉम्बिनेशन के जो रेशियो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से स्मॉल होल नंबर में कन्वर्ट होते हैं, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। नेक्स्ट है गेल-यूजेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये बेहद आसान है, इसमें कुछ नहीं है। गैसेस कंबाइन करेंगी या कोई गैस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी तो उनके कंबाइन होने का जो रेशियो होगा, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, वो सिंपल होल नंबर आएगा। बेहद आसान है, अभी आपको समझ आएगा। और लास्ट है फिफ्थ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में बताया गया है कि जो वॉल्यूम गैस के कंबाइन करते हैं उनका क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो ये हमें यहाँ पे 5 लॉस पढ़ने हैं। आपको मोटा मोटा थोड़ी बातें हमने बता दी। अब एक एक करके चलेंगे और फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए तो पहला पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए इसमें क्या बताया गया था, कैसे मास कंजर्व रहता है जब कोई रिएक्शन होता है या कोई चेंज होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, तो कैसे कंजर्व रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, C+O2 इज इक्वल टू CO2। ध्यान से देखना, कोई भी इन पांचों में से कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे समझा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है। देखो कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हो रहा है ना। ये मास निकालते हैं। देखो ये साइड क्या बोलते थे हम लोग? रिएक्टेंट। ये साइड क्या बोलते थे? प्रोडक्ट। और ये क्या दिखा रहा था? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये सारी बातें 10th में पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन जब पढ़ रहे थे। तो देखिए कार्बन का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम। इसका कितना होगा बोलो? 32 ग्राम। तो अगर हम रिएक्टेंट का साइड का मास ऐड करें तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे रिएक्टेंट के साइड का मास कितना आएगा? 44 ग्राम। और ये प्रोडक्ट का साइड का मास निकालते हैं। देखो कार्बन का मास 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना था? O2 का मास 32 ग्राम। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 44 ग्राम। ये किसका मास है बोलो? ये रिएक्टेंट का मास है। और ये किसका मास है बोलो? ये प्रोडक्ट की साइड का मास है। तो आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट के साइड में जितना मास था वही उतना प्रोडक्ट की साइड का मास आया, ना तो बढ़ा ना तो कम हुआ। देखो मास कंजर्व है कि नहीं, मास सुरक्षित है कि नहीं। जितना मास रिएक्टेंट में था उतना मास सुरक्षित रह गया कि नहीं, कंजर्व रह गया कि नहीं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। देखिए हमने कोई मास क्रिएट नहीं किया था, कार्बन लिया तो उसका मास 12 ग्राम था, ऑक्सीजन लिया तो उसका मास 32 ग्राम था, और दोनों को ऐड करने के बाद जो मास बना है, देखिए ना तो हम क्रिएट कर पा रहे थे और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर पाए। समझ गए ना? तो कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और जिसके पास मास होता है, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था, जिसके पास मास होता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो हम डेफिनेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन neither be created nor destroyed. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हो गया। इसी को बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या लिख रहा हूँ? इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। वही बात तो होगी। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड की बात होगी। समझ गए? ये है पहला, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला क्या था। ये फर्स्ट वाला तो 9th क्लास में भी पढ़ा था, ये बेहद आसान है, लेकिन ये पूछा कम जाता है, ठीक है ना? नहीं तो सोचो यही वाला पूछा जाएगा, कभी कभार ये भी पूछ लेता है एक आध नंबर में। दूसरा देखिए क्या है, सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे डेफिनेट मतलब होता है फिक्स, प्रोपोर्शन मतलब जो रेशियो आएगा किसका? मास का। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी गिवन कंपाउंड को, गिवन कंपाउंड का मतलब किसी एक कंपाउंड को आप बनाओ, सपोज हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अभी इसके पहले वाला भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2-3 मेथड आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का। एक मेथड मैं बताता हूँ, अभी लिखा था कि C+O2 इज इक्वल टू CO2 लिखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक मेथड तो ये हो गया। एक और मेथड मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, या बोलो कि डिफरेंट सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करना है, तो एक सोर्स तो ये हो गया बनाने का। और एक तरीका और देखो, एक सोर्स और देखो बनाने का। आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, लेकिन याद है नहीं याद है, ये तो यहाँ से पूछा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा था आपने कि मेटल कार्बोनेट को, किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना? तो एक मेटल कार्बोनेट लेते हैं, सबसे सिंपल मेटल कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या बनेगी बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट कर गई, और क्या बचेगा? देखो CO3 था ना, एक ऑक्सीजन निकाल लो, कितना ऑक्सीजन बचा यहाँ पे? एक, सॉरी CO2 यहाँ से निकाल लो, कितना ऑक्सीजन बचा? एक, और यहाँ क्या बचा? कैल्शियम। तो जो बचा है उसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या बना उससे मतलब भी नहीं है, हम क्या बना रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कंपाउंड बना रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड। हमने 2 डिफरेंट सोर्सेज लिख लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के। अब देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो पहले वाला कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड हुआ है, इसमें देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट कौन सा है बोलो? ऑक्सीजन, ठीक है? अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स के मास का रेशियो निकालें, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? वेट रेशियो और मास रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन एलिमेंट, तो कितना आएगा बोलो? कार्बन का मास कितना होता है बोलो? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो कितना आएगा बोलो? 3:8 आएगा, ठीक है? 3:8 आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो आ गया, कितना आ गया? 3:8। ये किसका रेशियो है? ये कार्बन इस टू ऑक्सीजन का क्या है? वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट, वेट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के वेट का रेशियो कितना आ गया? 3:8। अब जो दूसरे सोर्स से हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करा था, हम इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या वही रेशियो आएगा। अगर वही रेशियो आ गया तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा कि नहीं एलिमेंट्स में वेट के रेशियो का, ठीक है? कार्बन का देखो, कार्बन का वेट निकालेंगे और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा बोलो? कार्बन का वेट कितना होता है बोलो? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है बोलो? 32 ग्राम। कितना आ गया बोलो? 3:8 आ गया कि नहीं? क्या आ गया? 3:8। किसका रेशियो आया? कार्बन इस टू ऑक्सीजन के वेट का जो रेशियो आया वो कितना आया? 3:8। देखो फिक्स हो गया कि नहीं? देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं? इसी को बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। आ रहा है कि नहीं? किसका डेफिनेट प्रोपोर्शन है? एलिमेंट्स के वेट का। किस में है?
कंपाउंड में। देखिए एक CO2 कंपाउंड यहाँ था, वही CO2 कंपाउंड यहाँ था, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या बताया गया था इसमें, किसने दिया था इसे बोलो, अभी लिखा था आपको जोसेफ प्राउस्ट ने, PROUST, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। अब देखो इन्होंने क्या बताया था, एक लाइन के डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ। ही स्टेट्स दैट a given compound, गिवन कंपाउंड बोलो कौन सा लिया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन कंपाउंड should contain, a given compound contains exactly the same ratio of elements, by weight। आ गया, बोलो ये डेफिनेशन हो गया। क्या लिखा है, ही स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम रेशियो। देखो एग्जैक्टली द सेम रेशियो कह रहा है कि एकदम बराबर रेशियो रखेगा, किसका, सेम रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। एलिमेंट्स के वेट का रेशियो एग्जैक्टली सेम होगा। देखो एलिमेंट्स के वेट का रेशियो एग्जैक्टली सेम है। कौन कौन से एलिमेंट इसमें थे, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन और ऑक्सीजन, कितना आया 3:8। इसमें कौन कौन से थे, कार्बन ऑक्सीजन, कितना आया 3:8। तो देखो इसी को क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिख गया होगा, पूरा दिख रहा है ना। देखो जब समझ के पढ़ोगे ना तो जो भी लॉ होंगे, जो भी कुछ पढ़ना होगा, ऐसे आपको पूरा दिखने लगेगा एग्जाम्पल्स में। और जब एग्जाम्पल्स में दिखने लगे तो उसे ले जाकर डेफिनेशन बना दो। क्या है, कह रहा है कि ही स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर इसको मैं डेफिनेशन में बनाने के बाद, समझाने के बाद आपको डेफिनेशन बनाऊँगा। देखो यहाँ पे हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं कार्बन और एक एलिमेंट ले रहे हैं ऑक्सीजन। क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। इन्हीं दोनों को कंबाइन करेंगे और देखिए दो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन को ऑक्सीजन से साथ कंबाइन करके यहाँ पे बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या कराया, यहाँ पे कराया इनकम्प्लीट कंबस्शन। आपने पढ़ा था कि जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है कोक का तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। पढ़ा था ना 10th में। दो तरह का कंबस्शन होता है बेटा, एक इनकम्प्लीट कंबस्शन और एक कंप्लीट कंबस्शन। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और ये होगा कैसे, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में। और जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो देखो दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया, कार्बन और ऑक्सीजन को, और क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और फिर इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा हूँ। देखिए C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब कंप्लीट कंबस्शन करा रहा हूँ, और कंप्लीट कंबस्शन करने के बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान से समझ लिया क्या हुआ, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। समझ गए। अब देखो कार्बन का मास यहाँ कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास अभी बताया था कितना होता है, 12 ग्राम। और इस ऑक्सीजन का मास कितना होगा, O2 का जानते हो 32 होता है, बट 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 32 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ कितना, 16, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, दूसरे वाले में कार्बन का मास निकालो, केवल रिएक्टेंट का मास निकालेंगे बस। दूसरे वाले में कार्बन का मास निकालो, कितना है, 12 ग्राम, और इस ऑक्सीजन का मास निकालो, देखो कितना है, 32 ग्राम। आ गया। ठीक है, अब जब दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो, बहुत ध्यान से देखना, पूरा मल्टीपल प्रोपोर्शन दिख रहा होगा, अब दिखने लगेगा। कुछ लोगों को दिख गया होगा, कुछ लोगों को हम दिखाएंगे तब दिखेगा। देखो यहाँ पे कार्बन का मास 12 ग्राम, कार्बन का मास 12 ग्राम, देख रहे हो ना।
यहाँ पे देखो इस एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, फिक्स है कि नहीं, फिक्स मास है कि नहीं। एक एलिमेंट का मास क्या हो गया, देखो फिक्स हो गया ना। इस एलिमेंट का मास देखो क्या हुआ, फिक्स हो गया। और दूसरे एलिमेंट का मास देखो, इससे दूसरे एलिमेंट का मास देखो, इसका मास 16 है। देखो दो एलिमेंट लिया था ना, ऑक्सीजन के का जो एलिमेंट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था वो 16 ग्राम था और जो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था वो 32 ग्राम था। तो इनका रेशियो कितना आएगा बोलो, 16 इंटू 32। देखो मल्टीपल है, 16 32 मल्टीपल आ गया कि नहीं, 16 इंटू 2 कर दो तो 32 आ जाएगा, मल्टीपल आ गया। या इसी मल्टीपल रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियो आ गया। स्मॉल होल नंबर रेशियो से क्या बोलते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियो, स्मॉल होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं बोलो। अब देखो कैसे डिफाइन कर पाओगे, इतना समझ गए। पहले क्या कंडीशन थी बोलो, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करने चाहिए और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक, समझ गए यहाँ तक। 2 एलिमेंट कंबाइन करें और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तभी ये लग पाएगा। मतलब एक कंपाउंड बना CO और दूसरा कंपाउंड बना CO2, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए एक एलिमेंट का जो मास था, एक एलिमेंट के जो मासेस थे, एक का मास 16 ग्राम था और दूसरे एलिमेंट का, उसी एलिमेंट के दूसरे का मास कितना था, 32 ग्राम था, जो 1 मोल ऑफ कार्बन से रिएक्ट कर रहा था। तो एक एलिमेंट के जो मासेस थे जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन किए, वो किस में आ गए, स्मॉल होल नंबर रेशियो में, या बोलें कि मल्टीपल रेशियो में आ गए। आगे बात समझ में। अब इसी को लिखता हूँ डेफिनेशन में, देखो अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसका। कह रहे हैं when two elements can combine to give to form more than one compound, the masses of, देखो द मासेस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो मास है ना, एक 16 और एक 32। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ other element are in a small whole number ratio। आ गया बेटा। एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान से आपको मिला देता हूँ। देखिए व्हेन 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे। कौन कौन से 2 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट कार्बन था और दूसरा एलिमेंट क्या था बोलो, क्या था, ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे, एक एलिमेंट कार्बन था और दूसरा एलिमेंट क्या था, ऑक्सीजन था। यही लेके चला था हमने। कह रहे थे कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से अधिक कंपाउंड बनने चाहिए थे। कौन कौन से कंपाउंड बने, CO बना और CO2 बना, दिख गया यहाँ तक। कह रहा है द मासेज ऑफ वन एलिमेंट्स, देखिए एक एलिमेंट का मास 16 ग्राम था, उसी के दूसरे एलिमेंट का मास 32 ग्राम था, अलग अलग था, इसीलिए देखिए लिखा है द मासेज ऑफ वन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स मास किसका है, देखो ये लिखा है ना, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन वाला, कार्बन। आर इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, कह रहा है कि जो इसके फिक्स मास से कंबाइन करेगा इसका मास, वो किस में आएगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा या मल्टीपल रेशियो में आएगा। समझ गए, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको पूरा एग्जाम्पल में पूरा दिखा दिया, दोनों इक्वेशंस में पूरा दिख रहा है कि एक एलिमेंट का जो फिक्स मास है, एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे एलिमेंट के जो मासेज हैं वो किस में आ रहे हैं, स्मॉल होल नंबर में आ रहे हैं। आ गया ना। अब चलते हैं 4th पे। अब यहाँ तक समझ लिए, 3rd समझ लिए, तो 4 और 5th बेहद आसान है, 2 लाइन के हैं, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है और ज़्यादा पूछे यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही जाता है आपसे। देखिए 4th है गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
गैसियस वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि गैसेस का वॉल्यूम निकालना है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद इसको साफ हो जाएगा, एक लाइन में, एक ही लाइन का है ही है। देखो एक गैस लिया है H2, इसको कंबाइन किया दूसरी गैस से Cl2 गैस से, और ये दोनों कंबाइन होकर बनाए 2HCl गैस। ठीक है, गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद द 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ये जितने मोल होंगे उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बोल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे लिख दूँ कहो तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो, जो गैसेस कंबाइन की हैं या जो गैस प्रोड्यूस हुई है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो, वॉल्यूम रेशियो निकालो अगर आप, तो कितना आ रहा है बोलो, 1:1:2 आ रहा है कि नहीं, क्या आया, 1:1:2 आया। तो देखो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो आया कि नहीं, होल नंबर रेशियो आया कि नहीं, यही इन्होंने बताया था। ठीक है, और ये सारी गैसेज कैसी हैं, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना है रिएक्शन कराते टाइम। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, देखिए, व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in the simple whole number ratio volume at constant temperature and pressure। याद रहेगा बेटा, आप क्या कह रहा हूँ, व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो जो गैसेस कंबाइन करती हैं और प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम का रेशियो कैसा होता है, सिंपल होल नंबर आता है, और क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आ गया ना, बेहद आसान है। जब कोई गैस कंबाइन करेगी केमिकल रिएक्शन में या प्रोड्यूस होगी, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर आएगा। बस यही इतनी बात इन्होंने बताई थी। आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ को बोलते हैं, फिफ्थ में देखिए यही जो वॉल्यूम यहाँ पे लिया हुआ है, इसी वॉल्यूम से एक और बात बताते हैं आपको। इसी एग्जांपल को फिर लेता हूँ, H2 प्लस, ये फिफ्थ पढ़ रहे हैं, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। अब देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम था बोलो, 1 वॉल्यूम। यहाँ पे कितना वॉल्यूम था, 1 वॉल्यूम। यहाँ कितना प्रोड्यूस हुआ बोलो, 2 वॉल्यूम। ठीक है, यही तो बताया था। अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे 1 वॉल्यूम कह रहा हूँ ना, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 50 मिलीलीटर ऑफ H2 है, तो यहाँ भी 50 मिलीलीटर ऑफ H2 होगी। 50 मिलीलीटर मतलब अपने आप सपोज कर लिए, जैसे 100 मिलीलीटर सपोज करते, तो ये भी 100 मिलीलीटर ऑफ H2 होता, और ये कितना बनता, जस्ट डबल। जैसे यहाँ पे 50 मिलीलीटर लिया है, 50 मिलीलीटर लिया है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 100 मिलीलीटर ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ लेता है, इसको दे के इसको पूछ लेता है, या इसको दे के इसको पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब देखो 1, अगर हम वॉल्यूम रेशियो निकालें यहाँ पे, तो क्या आया था, अभी आपने पढ़ा ही था 1, यहाँ पे देखो 1, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 2 है। अगर यहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें हम, या नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो कितने मोल हैं, 1 है। यहाँ कितने मोल हैं, 1 है, और यहाँ कितने मोल हैं, 2 हैं। ये भी दिख रहा होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दें, यहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, तो आप जानते हो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं। इसमें कितने आ जाएंगे, 1 वॉल्यूम में 1 मोल में इतने हो गए, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे कि नहीं। देखो इसका वॉल्यूम कितना था, 1, इसका वॉल्यूम कितना था, 1 वॉल्यूम था कि नहीं बोलो, और इसका वॉल्यूम कितना था, 1 वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बराबर है ना, तो जब वॉल्यूम बराबर है दोनों गैसेस का, तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर है। दिख रहा है कि नहीं, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर हैं। यहाँ से देखो एक बात समझ में आ रही है, यही डेफिनेशन बन जाएगी।
देखो जब नंबर ऑफ वॉल्यूम बराबर हैं गैसेस के तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर आ रहे हैं उनके। क्या कहता है, बस कंडीशन क्या है यहाँ पे भी कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो क्या कहता है, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम दिख रहा है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आ गया, इसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं इसको, आ गया। इसी को एकदम सिंपल वे में और एक तरीका है समझने का, बहरहाल हमें लगता है ये सबसे आसान तरीका है, समझ गए होगे। इसी को ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक कंटेनर हमने लिया है 100 मिलीलीटर का और एक और कंटेनर हमने लिया है 100 मिलीलीटर का, और इसमें मान लो हमने गैस फिल की है कौन सी, H2, और इसमें मान लो हमने गैस फिल की है कौन सी, Cl2। ठीक है, अगर 100 मिलीलीटर H2 इसमें फिल किया है और 100 मिलीलीटर ही Cl2 इसमें फिल किया है, मतलब दोनों के वॉल्यूम अगर बराबर हैं, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होने पे अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जितने इसमें आएंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इसमें आएंगे। सपोज इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2 के x मॉलिक्यूल आए होते, x मॉलिक्यूल ऑफ H2 इसमें होता, तो इसमें भी x मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 होते। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए दोनों x मॉलिक्यूल कंटेन किए हुए हैं, वही बात हमने आपको केमिकल रिएक्शन में बना के दिखाई है, चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये फेब 5 हो गए, आपको याद हो जाएंगे अब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो ये यहाँ तक एवोगैड्रोस लॉ तक आपको पढ़ना था। ये 5 लॉज हैं, इनमें से एक ना एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, डेफिनेशन को रटेंगे नहीं, डेफिनेशन को समझ लेंगे और उसी को कॉपी में उतार लेंगे। समझ गए? अच्छा, नोट्स तो बन जाएगी ना, देखो सब डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसा फिगर बना लीजिए, हो गया नोट्स। यही तो नोट्स होती है ना, कोई दिक्कत है अब? ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।